हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूँ ये है भारतीय चुनाव आयोग के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि भारत में जितने भी चुनाव आयोजित करे जाते हैं, ये सारे चुनाव भारतीय चुनाव आयोग के अंतर्गत होते हैं, इनके नेतृत्व में होते हैं। और दूसरी चीज़, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो इन चुनाव में पार्टिसिपेट करती हैं, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो इन सब से रिलेटेड ही है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों सबसे पहले तो आपकी स्क्रीन के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस जो भी हैं मेरे इंटरेस्टिंग, उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और आज भारतीय चुनाव आयोग और राजनीतिक पार्टी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का एजुकेशन गुरु हब पर। देखते रहिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन एक ऐसी संवैधानिक संस्था है जो भारत में सारे चुनाव आयोजित कराती है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में भाग 15 के अनुच्छेद 324, ये आपको याद रखना है कि संविधान में भाग 15 के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग मतलब इलेक्शन कमीशन की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, और यह एक संवैधानिक संस्था है, मतलब संविधान के तहत इसको दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो ये संस्था ऐसी है जो पूरे भारत में जितने भी इलेक्शन होते हैं वो ये संस्था कराती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं। तो देखिए, चुनाव आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। ठीक है, अभी अगर वर्तमान की बात करें तो सैयद नसीम जैदी जो हैं वो अभी वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। इसके अलावा दो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। अब इन तीनों की जो है वो नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अब इनके कार्यकाल के बारे में हम आपको बताएं तो देखिए, 6 साल इनका कार्यकाल होता है। मतलब कोई भी जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त बनता है वो 6 साल के लिए होते हैं। तो 6 साल बाद इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, या फिर ये सेवानिवृत्त कब हो सकते हैं? जब इनकी आयु 65 वर्ष की पूरी हो जाए। तो दो में से कोई एक कंडीशन अगर इन पर लागू होती है तो उनका रिटायरमेंट हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं चुनाव आयोग के वेतन की। तो आपको पता है कि जिस प्रकार सांसदों को, राष्ट्रपति को और जितने भी प्रधानमंत्री, ये जितने भी लोग हैं, इन सबको भारत सरकार की संचित निधि से वेतन दी जाती है। इसी प्रकार भारतीय चुनाव आयुक्तों को भी भारत की संचित निधि से इनकी वेतन दी जाती है। तो हम आपको बताएं कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं इनकी जो सैलरी है वो करीब करीब 90,000 पर मंथ होती है। ठीक है, और जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं इनकी 80,000 पर मंथ होती है। और दूसरी चीज़ ये जानना भी ज़रूरी है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं इनकी जो पोस्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बराबर होती है। ठीक है, तो इन पर भी महाभियोग की प्रक्रिया चलाकर इनको हटाया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं ईवीएम की। तो जैसा कि आपको पता है कि ईवीएम का कितना बवाल आजकल देश में चल रहा है, कि ईवीएम हैकिंग के बारे में बात हो रही थी कि ईवीएम हैक हो सकती है। तो ये ईवीएम मशीन आई कहाँ से, उसका प्रयोग कहाँ पे पहले करा गया? तो दोस्तों हम आपको बताएं कि ईवीएम का प्रयोग करने वाला जो पहला राज्य था वो केरल था। ठीक है, केरल में मैं आपको बताऊं कि 1982 में, मई 1982 में पारूर विधानसभा में, ठीक है, पारूर विधानसभा है, वहाँ पे 50 बूथों पर, पारूर विधानसभा के 50 बूथों पर केरल में पहली बार ईवीएम मशीन से चुनाव कराए गए थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि केरल के पारूर विधानसभा में 50 बूथों पर पहली बार ईवीएम मशीन का उपयोग करा गया था। अब बात करते हैं सांसदों की अयोग्यता से संबंधित जितने भी विवाद हैं इनका निर्णय भी कौन लेता है? निर्वाचन आयोग मतलब चुनाव आयोग लेता है। किसके परामर्श पर? राष्ट्रपति के परामर्श पर। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति से वो परामर्श लेगा और फिर उसके बाद जो भी सांसद अयोग्य होंगे उनको हटाने का काम भी इलेक्शन कमीशन कर सकता है। ठीक है, फिर बात करते हैं चुनाव कराने की तिथि एवं प्रचार की समय सीमा। तो आपको पता है कि चुनाव किस साल कराने, किस महीने में कराने, किस तारीख को कराने, ये भी कौन डिसाइड करता है? चुनाव आयोग तय करता है। ठीक है, अब आपको पता होगा कि चुनाव के पहले जो प्रचार होता है उस प्रचार को आपको पता है 36 घंटे पहले बंद करवा दिया जाता है, और बंद करवाने के बाद उस पर धारा 144 लागू करके पूरे एरिया में आचार संहिता लागू कर दी जाती है। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि चुनाव के कितने घंटे पहले जो है वो प्रचार थम जाता है। तो ये 36 घंटे हैं कि 36 घंटे के पहले, मतलब चुनाव के दिन के 36 घंटे पहले से ही चुनाव प्रचार को रोक दिया जाता है। अब दोस्तों एक शब्द सुनने में आता है कि यार उस पार्टी के
प्रत्याशी जो उम्मीदवार जो लड़ रहे थे चुनाव, उनकी ज़मानत जब्त हो गई। तो ये ज़मानत जब्त होने का तरीका क्या है और मतलब क्या इसका मतलब है? तो जैसे लिखा है कि किसी चुनाव में अगर मान के चलो कुल वोटों का मतलब जितने भी कुल मत हैं, जितने एरिया में वोट डाले गए, उसका अगर 10% मतलब 10% अगर उस उम्मीदवार को नहीं मिलता है, तो उस उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि उसकी जमानत जब्त है, मतलब 100 अगर 100 वोट डलते हैं अगर उस एरिया में, तो उसको 10 वोट तो चाहिए ही चाहिए हैं, मतलब 10 या 10 से कम अगर उसके होते हैं तो उसकी ज़मानत जब्त मानी जाती है। तो 10% वोट चाहिए हैं अगर आपको अपनी ज़मानत बचानी है। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि भारत के जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे। तो ये तो आपको अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में, इसलिए मैंने यहाँ पे एक लिख दिया कि सुकुमार सेन 1950 से 58 तक ये रहे थे। अब बात करते हैं कि भारतीय जो राष्ट्रीय दल हैं ये कितने हैं, कौन से हैं, और ये इनको क्या इनका क्राइटेरिया है कि इनको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। तो दोस्तों एक चीज़ आपको याद रखनी है कि लोकसभा चुनाव या फिर जो राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, इनमें किसी भी चुनाव में अगर ये कोई किसी पार्टी के 4 या 4 से अधिक राज्यों में कुल वोट डाले गए, मतलब कुल जितने भी वोट डाले गए, उन वैध वोटों का 6% मत अगर उनको प्राप्त होता है तो उनको राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल सकता है। ठीक है, मतलब लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में अगर उनको 4 राज्यों में जितने भी वोट डाले गए उसका 6% अगर उनको मिलता है तो वो राष्ट्रीय दल के दर्जा उसको प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा एक चीज़ और है, इसके अलावा किसी एक राज्य या राज्यों से लोकसभा की कम से कम 4 सीटों पर जीतना अनिवार्य है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई पार्टी है तो उसको किसी एक राज्य में कम से कम लोकसभा के चुनाव में 4 सीटें तो उसकी आनी ही चाहिए। अगर 4 सीटें नहीं आती हैं तो उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा नहीं दिया जाएगा। तो ये टर्म्स कंडीशन है जो शायद कम लोगों को पता होती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर उसको भी लिख दिया। अब आपको बताऊँ कि भारत की जो राष्ट्रीय दल हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, वो केवल 7 हैं। ठीक है, अब वो 7 कौन से हैं तो मैं उनके बारे में आपको बता दूं कि पहला है भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी है। अमित शाह जो हैं वो इनके अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में, और ये 1980 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, फिर दूसरी जो है वो तृणमूल कांग्रेस है, ममता बनर्जी जो है वो इसकी अध्यक्ष हैं और ये 1998 में इसका गठन हुआ था। फिर है बहुजन समाज पार्टी जो है बीएसपी, तो इसकी बात करें तो ये 1984 में ये बनाई गई थी और इसकी जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो मायावती हैं। फिर है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, ये 1925 में बनी थी, इसके जो वर्तमान में है वो सुधाकर रेड्डी हैं। फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से जानी जाती है सीपीआईएम, इसका गठन जो है वो 1925 में हुआ था, सॉरी 1964 में हुआ था, और ये इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है वो सीताराम येचूरी हैं। फिर बात करते हैं जो कांग्रेस पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये आपको पता है कि एओ ह्यूम ने इसका गठन करा था, ये 1885 में हुई थी। और इस दूसरी चीज़ है कि वर्तमान में जिसके अध्यक्ष हैं वो श्रीमती सोनिया गांधी हैं। फिर बात करते हैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी की, तो ये 1999 में बनी और इसके जो अध्यक्ष हैं वो वर्तमान में शरद पवार हैं। तो ये 7 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं जो भारत में हैं। दोस्तों अब हम कुछ क्षेत्रीय पार्टियों की बात करते हैं जो महत्वपूर्ण है क्योंकि इनका देश में इनका भी नाम है और काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्टी हैं, बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन ये राज्यों में प्रचलित हैं इसलिए इनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं है। अब हम बात करें तो देखिए इनमें नाम आता है समाजवादी पार्टी का, ये 1992 में बनी थी और अखिलेश यादव इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। आम आदमी पार्टी की बात करें तो ये 2012 में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में बनी थी और आपने देखा था कि जंतर मंतर पे कितना बड़ा आंदोलन हुआ था लोकपाल बिल के लिए, और जिसमें अन्ना हजारे ने इसका मतलब प्रतिनिधित्व करा था और साथ में अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास जैसे लोग इसमें शामिल हुए थे। फिर एक और है आपका कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये झारखंड में फेमस है, इसके जो अध्यक्ष हैं वो शिबू सोरेन है, ये 1972 में बनी थी। जनता दल यूनाइटेड, आपको पता है नीतीश कुमार इसके इस पार्टी से बिहार में चीफ मिनिस्टर हैं, ये 1999 में बनी थी और इसके वर्तमान अध्यक्ष शरद यादव हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें जिसका आप देखते हैं पीडीपी, जिससे बीजेपी और पीडीपी मिलकर आज जो आपको पता होगा महबूबा मुफ्ती जो जम्मू कश्मीर की आज सीएम है, तो इनके पिताजी ने ये पार्टी बनाई थी, मुफ्ती मोहम्मद सईद ने।
1998 में, ठीक है। फिर ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम, इसकी बात करें AIADMK, तो ये है VK शशिकला, जो भी आपको पता है जयललिता थी, उनके बाद शशिकला इनकी जो चीफ चेयरपर्सन है वो बनी, तो ये 1972 की पार्टी है। फिर बात करें बीजू जनता दल, तो नवीन पटनायक जो आज उड़ीसा के आपके CM हैं, वो उनकी पार्टी है। 1997 में इसका गठन हुआ था। फिर बात करें द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम DMK, ये M करुणानिधि की पार्टी है। 1949 में इसका गठन हुआ था। नेशनल कॉन्फ्रेंस, आपको पता है उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है, जम्मू कश्मीर में सक्रिय है, इसका गठन 1932 में हुआ था। फिर बात करते हैं शिवसेना की, तो शिवसेना का गठन 1966 में हुआ था। ये इसके वर्तमान जो अध्यक्ष है वो उद्धव ठाकरे हैं, और इस पार्टी को जो बनाया था वो बाला साहब ठाकरे ने बनाया था। फिर आप बात करते हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण पार्टी के, ये MNS करके जो पार्टी है, ये राज ठाकरे की पार्टी है, महाराष्ट्र में काफ़ी सक्रिय रहती है, और ये इसका जो गठन हुआ वो 2006 में हुआ। ये शिवसेना से अलग होकर MNS राज ठाकरे ने अपनी अलग पार्टी बनाई थी। फिर जनता दल की बात करें, राष्ट्रीय जनता दल RJD, ये लालू प्रसाद यादव की पार्टी जो 1997 में बनी थी। फिर शिरोमणि अकाली दल की बात करें तो इसमें सुखबीर सिंह बादल जो हैं, ये पंजाब में इनकी सरकार थी, आपको पता होगा अभी, और तो ये 1920 में बनी थी। फिर तेलंगाना राष्ट्र समिति, ये 2001 में TRS करके समिति, ये पार्टी चुनाव लड़ी थी, और आपको पता है तेलंगाना में इनकी सरकार है, जिसके जो चीफ मिनिस्टर है वो के चंद्रशेखर राव, ठीक है। फिर YSR कांग्रेस पार्टी, तो ये 2011 में बनी, और जी जगनमोहन रेड्डी की पार्टी है, जो कर्नाटक में सक्रिय है। दूसरी चीज़, फिर एक बात तेलुगु देशम पार्टी की बात करें TDP की, तो 1982 में ये बनी, और चंद्रबाबू नायडू जो आज आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, तो इनकी सरकार है, इस पार्टी की सरकार है। तो ये मुख्य क्षेत्रीय पार्टी हैं जो राज्यों में अपना दबदबा कायम रखती हैं। अब दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको पता है कि EVM मशीन में एक बटन जोड़ा गया था, नोटा का बटन, ठीक है, नन ऑफ द एबव। अगर किसी व्यक्ति को या किसी वोटर को जितने भी जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनमें अगर किसी प्रत्याशी से वो संतुष्ट नहीं है, या उसको लगता है कि ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं है जो जिससे वो संतुष्ट हो सके, तो उसको उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए एक और बटन जोड़ा गया था जिसका नाम था नोटा, ठीक है, नन ऑफ द एबव। तो जितने अगर वो किसी को भी वोट देना नहीं चाहता तो वो नोटा का बटन दबाकर अपने प्रत्याशी का चुनाव नहीं करने का निर्णय कर सकता है, ठीक है। तो ये है, और इसके बारे में आपको बताऊं कि सर्वोच्च न्यायालय ने द पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज नामक एक NGO था, उसकी द्वारा नोटा के संदर्भ में याचिका दायर करी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, और वर्ष 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने संदर्भ निर्णय देते हुए मान्यता प्रदान की थी, और EVM मशीन में नोटा का बटन जोड़ने के आदेश दिए गए थे, ठीक है। तो एक ये था। अब मैं बात करता हूँ VVPAT की, मतलब वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल की। तो यह चुनाव में मतदाता पावती रसीद मतपत्र सहित मतदान प्रणाली का प्रयोग करते हुए मतदाताओं के फीडबैक देने का तरीका है। जैसे आप ATM से पैसा निकालते हो तो आपको एक रिसिप्ट मिलती है कि आपके अकाउंट में इतना पैसा बचा है। इसी प्रकार से जब आप वोट डालते हो तो EVM मशीन में क्या होता है कि जब आप जो भी अपन वोट डालेंगे या जो बटन दबाएंगे उसके साथ आपको एक रसीद मिलेगी। उस रसीद से आपको ये कंफर्म हो जाता है कि आपने जिस पार्टी को वोट दिया है आपका वोट उसी पार्टी को गया है या नहीं गया है। तो एक तरीके से फीडबैक मिलने का, तो ये वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल है, जो इसकी काफ़ी मांग उठ रही है अपने देश में कि इसको लागू करा जाए, जिससे कि EVM मशीन की स्वतंत्र पुष्टि करी जा सके। फिर EVM का प्रयोग करके आपको पता है कि 1999 में पूरा चुनाव कराने का प्रथम राज्य गोवा था। आपको पता है कि गोवा के जो विधानसभा चुनाव हुए थे 1999 में, इस राज्य में ने पहली बार मतलब पूरे पूरे राज्य में EVM मशीन का यूज़ हुआ था वोटिंग के लिए, ठीक है। तो पहला राज्य गोवा बना था जहाँ पे पूरी तरह से EVM का यूज़ हुआ था। फिर देश में पहली बार आपको पता है संपूर्ण आम चुनाव जो हुए थे, मतलब पूरे जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो 2004 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन के आए थे तो पूरे देश में EVM मशीन से वोट डाले गए थे, ठीक है। तो पहली बार देश में 2004 में हुआ था ऐसा। अब दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको पता होना चाहिए कि चुनाव में कौन व्यक्ति मतलब किस पार्टी का उम्मीदवार कितना पैसा किसी पार्टी का उम्मीदवार कितना पैसा खर्च कर सकता है।
तो दोस्तों लोकसभा चुनाव में अगर कोई उम्मीदवार है तो वो 70 लाख रुपए की सीमा तक ही खर्च कर सकता है। ठीक है, ये 2014 में नियम चेंज हुए हैं, तो 70 लाख इसकी खर्चा की जो सीमा रेखा है वो बढ़ा दी गई है, और 70 लाख रुपए लोकसभा के चुनाव में कोई व्यक्ति खर्च कर सकता है। वहीं अगर दूसरी ओर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो विधानसभा चुनाव का उम्मीदवार अधिकतम 16 लाख रुपए तक ही खर्च कर सकता है। तो दोस्तों ये चुनाव आयोग और राजनीतिक पार्टी से और इलेक्शन से रिलेटेड कुछ टॉपिक थे जिनके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा था। तो आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर उसको लाइक करिए, शेयर करिए, और एक बात और कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपने हमारा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।